हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं एसएसटी DSSB एसएसटी का पेपर लेके आई हूँ। इससे पहले भी मैंने एक पेपर डाल रखा है। ये PYQ है 2021 में, जो अलग अलग शिफ्ट में हुए हैं मेल फीमेल में, वो सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगी। 2018-21 में हुआ, 2018 के भी क्वेश्चन करा दूंगी, जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। 21 वाले में भी, फिर जो भी फॉर्म फिल होगा वो आपका मार्च में एग्ज़ाम होगा। तो जो भी जिसमें भी आप हो तैयारी कर रहे हो, तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर अच्छे से देख लो, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर भी ध्यान देना। चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। निम्नलिखित में से किस सरकार ने फ्रांस में व्यापारिक हितों को प्रोत्साहित प्रोत्साहित किया था? तो संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, ऑप्शन में देखिए क्या क्या था, एलिमिनेट करके ला सकते हैं। और ये 9th क्लास में है। ये संवैधानिक राजतंत्र, राजतंत्र, लुईस 16वां की राजतंत्रीय लोकतंत्रीय राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह 1928 में राजस्व वृद्धि के विरुद्ध थे। तो कौन थे बारदौली में? कौन मेन नेता थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो और सरदार की भी जो उपाधि है, इसी में वहाँ की महिलाओं ने इन्हें दिया था। और कब है? सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह 1928 में राजस्व वृद्धि के विरुद्ध जो किया था, तो 1928 में। टाइम भी याद रखिएगा। अगला है तेलंगाना किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो पहला कथन है, इसकी शुरुआत भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हुई थी। दूसरा है, यह 1942 में शुरू हुआ और 1951 में समाप्त हुआ। तो कौन सही नहीं है? तो सेकंड वाला सही नहीं, फर्स्ट सही है। इसकी शुरुआत भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हुआ। अगला है, पेरिस का डैश एक हुक्मनामा था जिसने गिल्ड को समाप्त कर दिया और एक अधिकार को समाप्त कर दिया। तो ये संसद, पेरिस का संसद एक हुक्मनामा था जिसने गिल्ड को समाप्त किया और एक अधिकार को समाप्त किया। 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला और नागरिकों के अधिकार की घोषणा किसने लिखी? तो ये ऑल्मे डी गैजेस गॉजेस गॉजेस ठीक है, ऑल्प ऑल्पे ऑल्पमे डी गॉजेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस वर्ष राइसो ने राजा को नेकर के अपने पद यानी कर्तव्य से खारिज करने के लिए मनाया था? तो किस वर्ष रईसों ने राजाओं को नेकर के अपने पद से खारिज करने को मनाया था? तो ये था 1781। किस वर्ष टुलूस के आर्कबिशप ने कोलोन को प्रतिस्थापित किया था? तो 1788। फैक्चुअल काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए। घटना दिनांक निम्नलिखित में से कौन सा जो घटना दिया है और कौन सा डे में हुआ, कौन सा सुमेलित सही है? देखिए, वेस्टिल में जबरदस्ती घुसना 14 जुलाई 1789। टेनिस कोर्ट की नहीं, ये 17 जून है। अभी पिछले मैंने जब पिछला वाला क्लास कराया है उसमें था 17 जून था। ठीक है, और लुईस 16 की हत्या 11। तो सिर्फ ये कौन सा सही है? तो सिर्फ पहला वाला सही है। कौन सा? वेस्टिल में जबरदस्ती घुसना 14 जुलाई 1789। अगली नेक्स्ट है, 11 मई 1857 को सिपाहियों द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया? तो बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया था। और डेट याद रखें, 11 मई। डैश ने 1857 से 1858 तक राज प्रतिनिधित्व के रूप में लखनऊ पर अधिकार कर लिया। तो बेगम हजरत महल। नेक्स्ट है, 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो लॉर्ड डफरिन ने। 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय थे, तो लॉर्ड कर्जन। 1918 में महात्मा गांधी मिल मजदूरों का समर्थन करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया।
डैश स्वदेशी आंदोलन का गीत था, तो वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का गीत था। आगे है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो दोनों भगत सिंह और सुखदेव दोनों था, दोनों हो जाएगा। किस साम्राज्य को यूरोप में पुलिस कर्मी के रूप में भी जाना जाता है? तो यूरोप में ये रूसी साम्राज्य को पुलिस कर्मी के रूप में भी जाना जाता है। आगे है, रूस में अक्टूबर की क्रांति को के रूप में जाना जाता है, तो बोल्शेविक क्रांति के रूप में जाना जाता है। 1917 की रूसी क्रांति का प्रतीक है, तो क्या दो ऑप्शन है, संगठित संघर्ष, दृष्टिकोण की स्पष्टता, तो दोनों हो जाएगा, संगठित संघर्ष और दृष्टिकोण की स्पष्टता। आगे है, रूसी मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 1897 के जनगणना में रूस के 28.4% पुरुष कामगार और 57.8% महिला कामगार साक्षर थे। दूसरा ऑप्शन में है 1918 में 44% पुरुष कामगार और 79.2 महिला कामगार साक्षर थे, तो दोनों कौन सही नहीं है? तो दोनों सही नहीं है, ठीक है, बोथ दोनों सही नहीं है, नहीं पूछा जा रहा। आगे है, समाजवादी समाज की विशेषता है, तो सामाजिक न्याय, समाजवादी समाज की क्या है? सामाजिक न्याय। तो 2020 क्वेश्चन का सेगमेंट होता है, 20 क्वेश्चन फिर नया हो, तो आप जब इस ऑनलाइन एग्जाम होता है तो इसमें 20 क्वेश्चन में आप पीछे बैक नहीं जा सकते हो, 20 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पे आप जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, देखो, कार्ल मार्क्स ने एक ऐसा सामाजिक सिद्धांत दिया जो को जोड़ता है, क्या जोड़ता है? आर्थिक, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास, तो तीनों, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मार्क्सवाद समाजवाद का मानना है कि समाजवाद केवल हिंसक क्रांति से ही प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। विकासवादी समाजवाद का तात्पर्य राज्य के तख्तापलट की कोई आवश्यकता नहीं है, तो दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, चार्ल्स फूरियर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वो बड़े उद्योगों की शक्ति में विश्वास करते थे, उनकी मुख्य रुचि औद्योगिक श्रमिक के लिए कार्य को सुगम बनाने में था, तो ये नहीं, पहला नहीं होगा, सिर्फ दूसरा होगा, सही पूछा जा रहा है, अगर गलत पूछा जाता तो पहला हो जाता। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध डैश की संधि द्वारा समाप्त हुई थी, तो पहले जब मैंने पिछला कराया तो उसमें तो सेकेंड विश्व युद्ध का डेट पूछा था, तो वर्साई की संधि से ये समाप्त हुआ था। अगला है, किसने यूगोस्लाविया को फ्यूम के बंदरगाह को सौंपने के लिए राजी किया और 1924 में इसे हासिल कर लिया? तो बेनिटो मुसोलिनी, ठीक है, मुसोलिनी ने। अगला है, शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध डैश तक सीमित था, तो यूरोप तक सीमित था, शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध यूरोप तक सीमित था। नेक्स्ट है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, तो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 1879 में जर्मनी ने डैश के साथ दोहरे गठबंधन पर हस्ताक्षर किया, तो ऑस्ट्रिया और हंगरी, ठीक है, से दोहरे गठबंधन के कब किया था? 1879। अगला है, आगे है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस और जर्मनी के बीच युद्ध डैश के साथ समाप्त हुआ, तो वेस्ट लिटोव्स्की की संधि से। अगला है, आगे है, कौन सा दिनांक सम्मेलन, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 1958 जेनेवा सम्मेलन, 1971 रामसर, 1972 ओस्लो डंपिंग सम्मेलन, तो तीनों सही है। आगे है, 1919 क्या है, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, प्रपोंडर
ठीक है। 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो आप अगर इसका शॉर्ट नोट्स मतलब नोट्स में आपके इंक्लूड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप प्लीज़ इसको सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए और इससे इर्द गिर्द क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी ध्यान, उसको भी आप देख लीजिए। तो देखिए कौन किए थे, तो ज्वारीय परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति के कब हुई थी, अब हो सकता है डेट पूछा, 1919 में। किसने किया था? जेम्स जीन्स ने किया था। पृथ्वी के वेरिस्फीयर परत के मुख्य घटक क्या है? तो लोहा और निकेल, Fe। ठीक है, लोहा और निकेल है, ये लोहा और निकेल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन स्थल मंडल की लघु प्लेट है? तो देखिए आर्टिक प्लेट है, भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, यूरेशिया प्लेट है, कैरेबियन प्लेट। तो सबसे जो छोटा है प्लेट से भी क्वेश्चन बनता है, पिछले में भी मैंने देखा था, तो कैरेबियन प्लेट। ठीक है, उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा प्लेट नहीं है, तो इसमें पूछा जा रहा है लघु प्लेट कौन सा है। ठीक है, तो प्लेट के बारे में पूरे अच्छे से देख लीजिए, कहाँ कौन कौन सा क्षेत्र में कौन सा प्लेट कहलाता है। आगे है, किस प्रकार के फोल्ड में फोल्ड के दोनों अंग समानांतर और साथ ही क्षैतिज हो जाते हैं? तो रेक्यूम बेंड फोल्ड, रेक्यूम बेंड फोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्वालामुखी शंकु उदाहरण का निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है? सिंडर ज्वालामुखी शंकु मैक्सिको का माउंट जोरुलो। दूसरा है परजीवी ज्वालामुखी शंकु संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट शास्ता। तीसरा समग्र ज्वालामुखी शंकु सैन साल्वाडोर का माउंट इलाज इलाजको है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला नहीं है। ठीक है, कौन सा सही है तो देख लेते कौन सा सही है। सिंडर ज्वालामुखी शंकु मैक्सिको का माउंट जोरुल और परजीवी ज्वालामुखी शंकु संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट शास्ता। आगे है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सी वायु दाब पेटी हार्स अक्षांश भी कहलाता है? तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी। आगे, निम्नलिखित में कौन से स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? तो हरमटन। अगला है, फुजीता स्केल का उपयोग डैश की अपेक्षा गंभीरता और क्षति का आकलन करने के लिए किया जाता है? टोर्नेडो। ठीक है, क्या है? फुजीता स्केल का उपयोग टोर्नेडो की सापेक्ष गंभीरता और क्षति का आकलन करने के लिए किया जाता है। आगे है, समुद्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल पे और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल पे। ठीक है, दोनों खींचते दोनों ही सही होगा। तो ज्वार भाटा से भी क्वेश्चन है, पिछले बार में पूछा था समकोणीय जो ज्वार भाटा जो लघु ज्वार भाटा होती है उसमें क्या होता है? तो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य जो एक समकोण में होते हैं, और जब दीर्घ ज्वार भाटा होता है तो तीनों एक सीध में होते हैं। तो दोनों का गुरुत्वाकर्षण इसमें पूछा गया, तो दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में फैली है? तो मध्यमंडल, इससे एक क्वेश्चन बनेगा ही। चलिए थर्ड सेगमेंट में चलते हैं, इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में नहीं है? तो भारत में नहीं है, भारत वर्मा, पश्चिम दक्कन का पठार, हिमालय। क्या है निम्नलिखित कौन? अच्छा, जैव विविधता हॉटस्पॉट तो ये नहीं है। ठीक है, बाकी हॉटस्पॉट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंटूरिंग स्थलाकृति मानचित्रों पर राहत का प्रतिनिधित्व करने की एक विधि है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन कंटूरिंग के संदर्भ में सही है? तो देखिए, कंटूरिंग इरासिरिथम्स है जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ते हैं। दूसरा, यह रेखा प्रतीक की एक तकनीक है। तो ये दोनों सही है, सही पूछा जा रहा था ना आपसे। हाँ, कौन सा संदर्भ सही है, तो इसके बारे में थोड़ा और जान देख लीजिएगा क्या है ये।
आगे है, वायुमंडल में जल वाष्प के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, वायुमंडल जल में जल वाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा के पास सबसे निम्न है, नहीं। जलवाष्प का अधिकांश भाग समताप मंडल पर, नहीं। तो दोनों अपोजिट बोल रहा है, तो दोनों नहीं होगा, ठीक है। अगला है, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी होता है अन्नामुडी है, अन्नामुडी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी। निम्नलिखित में कौन सी लकड़ी भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? तो रोजवुड पाई जाती है उष्णकटिबंधीय में। आगे है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर, जो आपका माउंट आबू में है, ठीक है। अगला है, आगे है आपका, निम्नलिखित में कौन कावेरी नदी की सहायक नदी है? तो देखिए, कावेरी की सहायक नदी हेमावती है, हेमावती, ठीक है। सहायक नदी भी आपको देख लेना होगा। आगे है, भोर घाट भारत में एक पहाड़ीय मार्ग है, का मुंबई से पुणे को जोड़ती है भोर घाट, ठीक है। आगे है, काली मृदा की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सही है? काली मृदा के बारे में, इन मृदाओं में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। सूखने पर इनमें चौड़ी दरारें पड़ जाती है, बिल्कुल ठीक है। इन मृदाओं की बनावट चिकनी होती है, बिल्कुल सही, तो तीनों सही है। नेक्स्ट है आपका, जनांकीय संक्रमण का कौन सा चरण निम्न जन्म और मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि का निरूपण करता है? तो चौथा चरण। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है? तो एल्युमिनियम। अहमदाबाद और बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह देश का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। सूरत रेशम, टेक्सटाइल और हीरे की कटिंग के लिए जाना जाता है, तो दोनों सही है। आगे है, झूम खेती विधि भारत के किस हिस्से में होती है? तो उत्तर पूर्व भारत में होता है ये। निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? ठीक है, पिछली बार खरीफ फसल पूछा गया था। तो देखिए, रबी फसल में आपका गेहूं है, ग्राम मतलब अलसी बीज है, मक्का नहीं है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट पे है, निम्नलिखित में भौगोलिक परिस्थितियों में कौन सी चाय की खेती के लिए आवश्यक है? तो चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी से बढ़ती है। इसे एक सुअपवाहित उपजाऊ मृदा जिसमें धरण और कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं आवश्यकता होती है, तो दोनों ठीक है। आगे है, किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है? तो भारत। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो देखिए, इसमें दोनों है, कोझिकोड हवाई अड्डा कालीकट और सरदार वल्लभ भाई अहमदाबाद। निम्नलिखित में कौन सा देश 2004 की सुमात्रा सुनामी से प्रभावित नहीं हुआ था? तो अफगानिस्तान को, इससे क्या मतलब, इधर साइड श्रीलंका, थाईलैंड और भारत, ठीक है। आगे है आपका, निम्नलिखित में कौन सी मानव प्रेरित आपदा नहीं है? परमाणु युद्ध। निम्नलिखित कौन सा मानव प्रेरित आपदा नहीं है? त्वरित मृदा अपरदन, तो दोनों। अगला है, आगे चलिए, सामान्य अर्थ के अनुसार आपदा जोखिम को जोखिम भेद भेदत्या के रूप में परिभाषित किया गया है। 4 सेगमेंट में चलते हैं। देखिए, इस बार इसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन काफी था। देखिए, वही है, कोई पता मतलब ये रिलेटेड प्लस भी में ऐसा होता है, किसी भी एक सब्जेक्ट की ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कभी हिस्ट्री का ज़्यादा ऐसे मोस्ट ऑफ टाइम आजकल हिस्ट्री का ज़्यादा दिखने को मिला था, बट इसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन काफ़ी था। देखिए आगे क्या है, आपदा न्यूनीकरण और प्रबंध की आपदा के बाद चरण में 3 आर चरण शामिल है, निम्नलिखित कौन सा संयोजन सही है? तो रिलीफ, रिकवरी और रिहेबिलिटेशन, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है, तो
बुआई के मौसम की शुरुआत में, ठीक है, पहले ही कर दी जाती है, पहला है। अगला है, नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल डैश में एक परिचालन विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ, तो फाल्टा, मुख्यालय है फाल्टा। अविकसित देशों की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सही है? तो देखिए, पूंजी निर्माण की निम्न दर, फिर है श्रम का कम उपयोग, तो दोनों। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के संरचनावादी दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आर्थिक विकास एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भ्रम की आवाजाही के कारण होता है, अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के महत्व पर बल देता है। तो ये अर्थव्यवस्था की संरचना के बदलाव में महत्व देता है, कौन सा सही है? सेकेंड वाला सिर्फ सही है। आगे है, एक अर्थशास्त्र के द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। आगे है, स्थिर ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को रात भर के लिए तरलता प्रदान करता है उसे कहा जाता है रेपो रेट। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार का साधन है? तो देखो, ट्रेजरी बिल और प्रमाण पत्र जमा, दोनों है। आगे है, जब भी RBI क्रेडिट के विस्तार पर रोक लगाना चाहता है तो वह नगद आरक्षित अनुपात ज्यादा कर देता है। नेक्स्ट में है, भारत में बैंक जमा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, रेकरिंग डिपॉजिट की अवधि 7 दिन से लेकर 12, कुछ भी हो सकता है, तो नहीं पूछा, यही नहीं है। और क्या है, चालू जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होता है। फिर है, बैंकों की विभिन्न परिकल्पनाओं की सावधि जमा के लिए अपनी ब्याज दरों करने की अनुमति, और बचत बैंक खाते पर ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो ये कौन सही नहीं है? तो सेकंड वाला सही नहीं है। अब देखिए, आपका आ गया सिविक्स से क्वेश्चन, यानी राजनीतिक शास्त्र। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय में अपील से संबंधित है? तो 134 अपील। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन हुआ? तो 7वीं अनुसूची में। निम्नलिखित कौन सी शक्ति के विभाजन से संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से एक नहीं है? तो देखिए, संघ सूची भी है, राज्य सूची भी है, संवर्ती सूची भी है, सामान्य सूची नहीं है। अगला है, भारत में राज्य स्तर पर सरकार का संस्था प्रमुख होता है, तो राज्यपाल, ठीक है। अगला है, लोकतंत्र की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए चुनाव सबसे महत्वपूर्ण साधन है। निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो लोकसभा के चुनाव के उद्देश्य से विभाजित होते हैं? तो ये है क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्र। आगे है आपका, निम्नलिखित में कौन से आधार है जिनके आधार पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को अयोग्य ठहराया जा सकता है? तो गैर निवास के आधार पे और विकृत दिमाग वाला, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी पार्टी भारत में राज्य सरकार पार्टी नहीं है? तो देखिए, ये सब राष्ट्रीय, तो बहुजन समाज पार्टी। अगला है, हाँ, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद सदन के सत्र 17वां और विघटन से संबंधित है? अनुच्छेद 85। निम्नलिखित में कौन सा भारत में जिला परिषद से संबंधित है? जिला परिषद ट्यूटोरियल निर्वाचन क्षेत्र में सीधे चुने गए निर्वाचित सदस्य शामिल हैं, जिसमें जिला के सभी क्षेत्र पंचायतों विधायक भी शामिल है। इसका प्राथमिक कार्य ग्राम पंचायतों गतिविधियों की निगरानी है, तो तीनों है। 5वें में क्या है? 5वां में, चलिए नेक्स्ट पे क्या है, निम्नलिखित में किस वर्ष आजादी की घोषणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनी निर्माण किया था? तो यह था 1776। आगे है आपका, जॉन लॉक द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक शास्त्रीय उदारवादी विचारों के एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सेकेंड ट्रीटी या टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। निम्नलिखित में किस प्रकार का लोकतंत्र विशेष रूप से वैश्वीकरण के विचार से जुड़ा है? तो महानगरीय लोकतंत्र। आगे है,
बोलिविया में पानी के निजीकरण का विरोध का नेतृत्व ने किया था? तो ये किया था फेडरेको संगठन ने। पहला सही है। 1959 के लोकतंत्र के नेपाल के राजशाही संविधान के संदर्भ में दिए गए कथन में कौन सा सही नहीं है? तो इस देखो 3 सही। इसने एक संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय प्रणाली की परिकल्पना की। इसने द्विसदनीय विधायिका जैसे कि प्रतिनिधि संस्थाओं के लिए प्रावधान किया। संविधान के सभी या किसी भाग को निलंबित करने के लिए राजा को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की। तो सही नहीं पूछा जाए तो ये सही नहीं है। राजा को सेना तथा विदेशी मामले पर कोई नियंत्रण नहीं दिया गया, तो ये नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, तो भाषा से संबंधित है। आगे है, जैसा कि भारत के संविधान द्वारा सलाह दी गई है कि 2 संसदीय सत्र के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा, यानी साल में आपको 2 सत्र जरूरी है। भारतीय संविधान डैश कुछ दशाओं में दोनों सदनों संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत। फिर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय तो भारत की समेकित निधि पर भारित होती है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिला था? तो 73वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में, अब ये आपका साइको का जो पार्ट है वो भी मैं करा देती हूँ। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विज्ञान विशुद्ध सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो मेडिसिन। अगला है, नाटकीकरण एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाले शिक्षण अधिगम रणनीति में से एक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कृष्णा एक बच्चा पर नाटक में अधिक क्रिया और विशेष प्रभाव, दूसरा छत्रपति शिवाजी नाटक के शब्द में अधिक बल दिया। ठीक है, दोनों सही है। आगे है आपका अधिगम के आकलन। ये देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अधिगम के आकलन को श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी? तो दोनों सृजनात्मक यानी फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। ठीक है, आगे है, फॉर्मेटिव होता है जो क्लास के दौरान किया जाता है, जो आपको पूछा जाता है क्लास के दौरान। अगर जो टीचर क्वेश्चन पूछती है तो आपका फॉर्मेटिव में हो जाएगा। जब लास्ट में एग्जाम होता है उसे समेटिव, फॉर्मेटिव में चेंज किया जा सकता है बट समेटिव में नहीं। ठीक है, आगे है, कक्षा के भौतिक वातावरण को सुधारने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो देखिए, स्कूल भवन के नियमित रखरखाव के लिए स्कूल अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करें और कक्षा के कचरे व्यवस्थित निपटाने के लिए कक्षा में कूड़ादान रखें। ये बस अंडरस्टैंडिंग है आपकी। निम्नलिखित में कौन सा कथन निकटस्थ वातावरण के अन्वेषण और समझ के माध्यम से कला अधिगम के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में सही है? तो देखिए, आकार एक क्षेत्र, लक्षण और विविध रूपरेखा को परिभाषित करता है। दूसरा, स्थान वह क्षेत्र जिस पर कला रूप ने सृजित किया जाता है। तो दोनों। अगला है, व्यक्तित्व के लक्षण ट्रेट सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं आपको R.B. कैटल और फिर है H.J. इसनख। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बच्चे के अधिगम के आकलन करने की तकनीक स्थिति का निम्नलिखित में कौन सा संयोजन नहीं है? तो देखिए, कुछ बच्चे किसी भी आधारभूत शैक्षणिक कौशल के सीखने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन उसमें किसी अन्य क्षेत्र में प्रतिभा हो सकती है। क्षतिपूर्ति तकनीक। ठीक है, और कक्षा 4 में पढ़ रही वह कक्षा के पाठों को पालन करने में सक्षम है, लेकिन जब शिक्षक मौखिक परीक्षा में उससे प्रश्न पूछते हैं तो वह बता नहीं पाती। परिवर्तित तकनीक। तो दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन एक सशक्त महिला के संकेत है? तो तीनों है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेना, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र। अगला है, भाषा अधिगम के चरण में बच्चों की आयु निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक नहीं है? तो देखो, बड़बड़ाना लगभग 6 महीने, एक शब्द। तो दोनों। नेक्स्ट है आपका, किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक। तो तीनों हो जाएंगे, बुद्धिमत्ता है, अनुवांशिक कारक है, सामाजिक प्रकृति।
तीनों है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, हो गया टोटल क्वेश्चन हमने कर लिया। चलिए किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।